हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनशी उठ जाती है सुबह ही। वो नैनो को देखती है तो नैनो वहाँ पर नहीं होता है तो वो बाहर चली आती है और नैनो से पूछती है कि क्या तुम रात भर यहीं पर खड़े थे। तो नैनो हाँ कहता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनशी कहती है कि तुम जाकर थोड़ी देर सो क्यों नहीं लेते। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है कि हम इस घर को पूरे समय ऐसे ही रहने नहीं दे सकते। तो जिनशी कहती है कि क्या तुमने कैलकुलेट किया इसका कॉस्ट कितना आएगा। नैनो कहता है कि एटलीस्ट 30,000 युवान आएगा। जिनशी कहती है कि फिर भी इतना सारा पैसा लगेगा। तो जिनशी कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। और जिनशी नैनो से कहती है कि तुम ऐसा क्यों हो जैसे जो आइडल ड्रामास में दिखाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो तुम परफेक्ट। ड्रामास में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो पूरा झूठ होता है। तो नैनो कहता है कि चाइना रिपब्लिक होने से पहले मैंने कुछ सेविंग करके रखी थी बट मुझसे वो खर्च हो गए और जिनशी से सॉरी कहने लगता है। जिनशी कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम्हारे सेविंग्स मेरे नहीं है। जिनशी कहती है कि जब मुझे इस मंथ की सैलरी मिलेगी तो मुझे लगता है कि ये हमारे घर के लिए रेनोवेट करने के लिए इनफ हो जाएगा और हमारे पास बस थोड़े से पैसे बचे होंगे जो हमारे खाने के लिए हो जाएगा। तो नैनो जिनशी से कहता है कि मैं तुमसे खाने के पैसे कैसे ले सकता हूँ। जिनशी कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो पर तुमने मेरी अब तक बहुत ही ज्यादा मदद की और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ। थोड़ी देर बाद जिनशी अपने ग्रैंड माँ को कॉल करती है पर उसकी ग्रैंड माँ उसके कॉल को आंसर नहीं करती और जिनशी सोचती है कि शायद ग्रैंड माँ घर लेट पहुंची होगी इसीलिए नहीं उठा रही है। तो नैनो कहता है कि तुम्हें जब दोबारा टाइम मिले तो अपने ग्रैंड माँ को कॉल कर लेना। जिसके बाद जिनशी अपने काम के लिए निकलती है। जब वो अपने जॉब के लिए पहुंचती है तो उसके कलीग्स उसे लंच के लिए पूछते हैं तो जिनशी उन्हें मना करती है और कहती है कि तुम लोग जाकर आओ, मुझे नहीं आना। तो वो कहते हैं कि क्या तुम डाइट पर हो। तो जिनशी कहती है कि नहीं, मुझे मेरे घर के लोन होम चुकाने हैं। तुम लोग समझ सकते हो कि मेरी बहुत ही बुरी हालत है अभी। इतने में उनकी बॉस के मैनेजर आकर इन सबको बताती है कि कहती है कि कंपनी अपने सारे फंड्स इस शो में लगाने वाली है तो तुम लोगों को अपना पेमेंट नेक्स्ट मंथ में मिलेगा और जब ये शो कंप्लीट होगा तो तुम लोगों को 2 मंथ की सैलरी के साथ साथ तुम लोगों को बोनस भी मिलेगा। ये न्यूज सुनकर तो जिनशी की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। उसे अपने लोन भी चुकाने और घर का रेनोवेशन भी करवाना है, यही सोचकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनो को जो एक ज्वेलरी के पास आता है वो मॉडर्न इयररिंग्स बेचने के लिए और वो ज्वेलरी वाला उस इयररिंग्स के बदले उसे 10,000 युवानी देने के लिए तैयार होता है। तो नैनो उसे कहता है कि ये कोई मामूली इयररिंग्स नहीं है, ये 2000 साल पुराने पहले वाले इयररिंग्स है। वो आदमी कहता है कि तुम बिना सबूत के ऐसा कैसे कह सकते हो, उसके ऊपर मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये कहकर वो नैनो को रिटर्न देता है और नैनो भी यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनशी की ग्रैंड माँ को देखते हैं जो हॉस्पिटल आई हुई होती है। नर्स उन्हें वेट करने के लिए कहती है। उतने में उन्हें जिनशी का कॉल आता है। जिनशी कहती है ग्रैंड माँ आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। ग्रैंड माँ उसे सॉरी कहती है और जिनशी उन्हें ग्लास मार्बल के बारे में पूछने लगती है। उतने में वो नर्स ग्रैंड माँ को धीरे से बात करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में ऊंची आवाज में बात करना मना है। ग्रैंड माँ से पूछती है आप कहाँ पर हो। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं बाहर हूँ। जिनशी नर्स की बातें सुन लेती है। वो ग्रैंड माँ से पूछती है आप हॉस्पिटल में क्यों हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या ग्रैंड माँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि नहीं, मैं मेरे फ्रेंड को लेकर आई हूँ, उसे चेकअप करवाना था। जिनशी कहती है कि ग्रैंड माँ आपने तो मुझे डरा दिया था। और ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, यहाँ पर बात करना अलाउ नहीं है। ये कहकर ग्रैंड माँ कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैनो डिंग से पूछता है कि एंटिक ज्वेलरी का सर्विस मुझे कहाँ मिल सकता है। डिंग कहता है कि तुम्हें उसका सर्विस अपने टाउन में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें अर्बन टाउन में जाना पड़ेगा। नैनो कहता है कि मेरे पास एंटिक इयररिंग्स है जिन्हें मैं सेल करना चाहता हूँ। उतने में जिनशी ये बातें सुन लेती है। नैनो कहता है कि यहाँ पर मुझे रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है उसका। डिंग कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नैनो थैंक यू कहता है और वो दोनों जाने लगते हैं यहाँ से। उन दोनों के जाने के बाद जिनशी सोचती है कि नैनो वो इयररिंग्स क्यों बेचना चाहता है, वो इयररिंग्स तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, वो क्या सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। यही सोचकर जिनशी स्माइल कर रही होती है। घर आने के बाद जिनशी नैनो से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने सीक्रेट्स छुपा सकते हो। तो मेरी डोरबेल ऑन होता है, ये सोचते है कि अब कौन आया होगा। जिनशी जाकर ओपन करती है तो जियांग होती है। टीवी ऑन देखकर जियांग जिनशी से कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, रोमांटिक लव में बदल रहा है। उतने में नैनो होकर कहता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है रोमांटिक लव के बारे में। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ सब कुछ। जिनशी कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो। जियांग कहती है कि तुम सवाल क्यों चेंज कर रही हो। कहती है कि क्या मैं अपने दोस्त को देखने भी नहीं आ सकती। जिनशी कहती है कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो पर फिलहाल तो मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जियांग कहती है कि क्या सच में।
और इतने में फिर से डोरबेल बजता है और हम देखते हैं कि डिंग आया होता है और ये चारों बैठकर बातें करने लगते हैं। जियांग जिनशी से कहती है कि तुमने मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। जिनशी के कुछ बोलने से पहले ही डिंग खुद के बारे में जियांग को बताने लगता है और ये भी कहता है कि नानहो मेरा बहुत ही अच्छा बड़ी है। जिनशी जियांग के बारे में बताने ही वाली होती है, जियांग खुद ही अपने बारे में बता देती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। डिंग कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जियांग थैंक यू कहती है। जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग ड्रामा के बारे में ही बातें करने लगते हैं और कुछ सीन्स करके दिखाने लगते हैं। और इनकी बातें करने के बाद और उनका एक्टिंग करने के बाद नानहो कहता है कि मैं सबके लिए खाना बनाता हूँ। ये कहकर नानहो यहाँ से उठकर जाता है तो डिंग भी उसके पास जाता है। जियांग कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही प्यारा है। थोड़ी देर बाद ये सब खाने के लिए आ जाते हैं। डिंग जियांग को ही देखने लगता है तो जिनशी उससे पूछती है कि तुम मेरी फ्रेंड को क्यों घूर रहे हो। डिंग कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग मेरी जैसी ही है और ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। तो जियांग कहती है कि तुमने मुझे मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में देखा होगा। डिंग कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो जिनशी कहती है कि ये सबके लिए सेम ट्रिक ही यूज करता है, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, कभी भी इसके ऐसी बातों पर यकीन मत करना। डिंग कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जिनशी कहती है कि तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। डिंग कहता है कि मैंने कब ऐसा किया सिस्टर इन लॉ। ये सुनकर जिनशी चौंक जाती है और डिंग खाना खाने लगता है। जिनशी स्माइल करने लगती है। डिनर के बाद जियांग यहाँ से जाने लगती है। जिनशी कहती है तुम रुक क्यों नहीं जाती, लेट हो गया है ना। जियांग कहती है कि अगर मैं रुक गई तो मैं सोऊंगी कहाँ पर, फिलहाल तो तुम्हारे पास एक ही गेस्ट रूम है, अगर हम एक साथ ही सोने वाले हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, संभाल कर जाना। और जियांग को बाय करती है और जियांग भी बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। जिनशी डिंग से कहती है कि तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा घर तो यही है ना बाजू में। डिंग कहता है मुझे यहाँ से जाने में डर लग रहा है। जिनशी गुस्से में कहती है जल्दी से निकलो अपने घर। तो डिंग यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि डिंग जियांग के पास आता है, उसे रोकता है। जियांग किसी कार में जा रही होती है और उसे रुकने के लिए कहती है और डिंग के पास आकर उससे बात करती है। ये तुम यहाँ पर क्यों आए हो डिंग। डिंग कहता है तुमने जो डिनर पैक करवाया था तुम वो भूल गई। तो जियांग डिंग से कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो। डिंग कहता है कि वो आदमी कौन है जो अभी सामने बैठा है। जियांग कहती है कि वो कार ड्राइवर है, मैंने राइड बुक किया था। डिंग कहता है तुमने राइड बुक करवाया और तुम्हारे लिए लग्जरी कार आ गया। जियांग कहती है कि मैं बस लकी थी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जियांग चली जाती है लेकिन डिंग जियांग के बारे में ही सोचता है। आगे वो कार ड्राइवर जियांग से कहता है कि आपका इंस्पेक्शन कैसे रहा। यहाँ जियांग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ, कल हमें वांगशी टाउन को टर्न आउट करना होगा, टॉप क्लास टूरिज्म टाउन में कन्वर्ट करना होगा। वो कार ड्राइवर कहता है कि हमें समझ गया। यहाँ जियांग का कुछ अलग ही रूप नजर आता है और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजर आती है वो। आगे हम देखते हैं कि नानो अपने डिजाइन ड्रॉ कर रहा होता है। जिनशी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। नानो कहता है कि रेनोवेशन के डिजाइन। जिनशी कहती है कि तुमने कंप्लीट कर लिया है। नानो कहता है कि हाँ। जिनशी कहती है रेनोवेशन के बाद हम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर अच्छे से गुजारेंगे। नानो कहता है कि हम पूरी जिंदगी एक साथ नहीं रह सकते, जब फ्लावरिंग शेड कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे जाना होगा। जिनशी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम इस घर को छोड़ ही नहीं सकते। नानो कहता है कि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताया था पर अब फिर से बता रहा हूँ। एशियन ट्री के रूट्स पूरी तरह से खत्म होने को है और ये आखिरी लास्ट बार है जो ये इस बार स्प्राउटेड हुआ है और ये ब्लूम भी हुआ है। जिनशी कहती है कि इसका मतलब क्या है। नानो कहता है ये मेरा लास्ट फ्लावरिंग शेड है जिसके बाद मैं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊंगा। जिनशी कहती है कि इसका मतलब क्या है। नानो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद राख बनकर हवा में घुल जाऊंगा। ये सुनकर तो जिनशी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं। और नानो कहता है कि मैं एक आखिरी एशियंट इंसान हूँ, मेरी तरह कोई दूसरा नहीं है। जिनशी कहती है कि कोई रास्ता तो होगा ना तुम्हें बचाने का। तो नानो कहने लगता है कि नहीं, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। जिनशी कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। और जाने से पहले नानो को हक कर लेती है वो और वो रोने लग जाती है। नानो को हक करके नानो कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जिनशी काम के लिए जा रही होती है तो नानो हमेशा की तरह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और टिफिन भी तैयार रखता है। वो कहता है कि लंच करना बिल्कुल मत भूलना। जिनशी तो बहुत ही अपसेट दिखाई दे रही थी, वो नानो से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तो नानो जिनशी से कहता है कि प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करो। नानो कहता है कि मरना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मैं हजारों सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और मेरा वेट कंप्लीट हो गया है, मैंने तुम्हें देख लिया है फिर से, मेरा तुमसे मिलने का सपना पूरा हो गया है। तो मेरा जो सपना था वो मेरा सच में पूरा हो गया है और तुमसे दोबारा मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जिनशी के आंखों में आंसू आते हैं। जिनशी अपने आंखों में आते हुए आंसू को पोंछते हुए नानो से कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते थे और तुम नहीं कर पाए, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में पूरी मदद करूंगी। ये कहकर जिनशी यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं रेनोवेशन का सामान आया होता है। डिंग नानो की मदद करता है। नानो
नानहाओ डिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम जिनशी का ख्याल रखना। डिंग को तो कुछ समझ में नहीं आती नानहाओ की बातें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। नानहाओ से कहता है कि आज से हम फ्रेंड बन चुके हैं। नानहाओ कहता है कि नहीं, हम नेबर्स ही रहेंगे। ये सुनकर डिंग निराश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वही जो जियांग का ड्राइवर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो नानहाओ से उससे वांगशी टाउन के बारे में बात करने लगता है। उसका नाम हमें मिस्टर ली बताया जाता है और वो कहने लगता है कि हमारी जो चेयरवुमन है वो वांगशी टाउन को चाइना का टॉप क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहती है इस पूरी दुनिया में। तो डिंग कहने लगता है कि तुम्हारी चेयरवुमन को हमारे टाउन से कैसे अट्रैक्शन हो गया। तो वो कहता है कि वो उनका खुद का कंसिडरेशन है और ये हमारे बोर्ड मैनेजर का भी डिसीजन है और हमारी चेयरवुमन इस बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो नानहाओ मिस्टर ली से पूछता है कि तो आप मेरे काम के मुझे पे करने वाले हो ना। मिस्टर ली कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स आपके काम के आपको पैसे मिलेंगे। जिसके बाद मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली के जाने के बाद डिंग नानहाओ से कहता है कि मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इस आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो अपने काम पर तो होती है बट वो नानहाओ के बारे में ही सोच रही होती है। अपने काम पर भी उसका मन नहीं लग रहा था, वो नानहाओ के बारे में ही सोची जा रही होती है। रेनोवेशन का थोड़ा काम होने के बाद नानहाओ डिंग से कहता है कि मुझे आजकल बहुत गर्मी लग रही है। डिंग कहता है कि ये तुम्हें कब से हो रहा है। नानहाओ कहता है कि कल रात से। डिंग कहता है कि क्या तुम दोनों कल रात एक ही रूम में सोए थे। नानहाओ कहता है कि हाँ। तो डिंग कहता है कि ब्रो, तुम्हें जिनशी की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम उसके पास थे और तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है। डिंग नानहाओ और जिनशी के बारे में बात करते जा रहा था ताकि जिनशी के करीब होते ही तुम्हें गर्मी होती है। यहाँ जिनशी आती है और खुद से कहती है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस फील मत करना नानहाओ के सामने। जिनशी डोर ओपन कर ही रही होती है। नानहाओ डिंग को बाहर निकालता है, वो कुछ भी बातें कर रहा था इसलिए। जिनशी कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। नानहाओ कहता है कि हम लोग अंदर जाके बात करते हैं। जिनशी भी मान जाती है और फिर ये दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ नानहाओ को जिनशी को देखकर डिंग ने जो उससे बातें कही थी वही सारी बातें याद आ रही होती है और वो अलग ही फील करता है, रोमांटिक कुछ। नानहाओ की यह हालत देखकर जिनशी उसे पूछती है कि नानहाओ तुम्हें क्या हो गया। जिनशी के बारे में सोचकर नानहाओ बहुत ही ब्लश करने लगता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नानहाओ जिनशी यहाँ सोचती है कि क्या उसके पावर्स कम हो गए, क्या वो वीक होता जा रहा है दिन ब दिन। नेक्स्ट सीन में नानहाओ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। नानहाओ कहता है कि मुझे फीवर हो गया है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। नानहाओ की ये हालत देखकर जिनशी को बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर चली आती है। जिनशी डिंग से पूछती है कि नानहाओ को क्या हुआ है, उसकी तबीयत क्यों खराब हो गई है। डिंग कहता है मुझे पता है। जिनशी कहती है कि क्या तुम्हें सच में पता है। तो डिंग उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे बारे में सोच कर नानहाओ तुम्हारे बारे में फीलिंग्स आ रही है, इसलिए नानहाओ का शरीर गर्म पड़ रहा है। ये सुनकर जिनशी ब्लश करने लगती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। और हम यहाँ देखते हैं कि चेरी ट्री भी ब्लूम हो रहा था। जिनशी नानहाओ के लिए ठंडे पानी का पट्टी करने के लिए ठंडा पानी और टॉल लेकर आती है, पर नानहाओ का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसे खुद को पूरी तरह से कवर करके नानहाओ को पट्टी करनी पड़ रही थी। और जिनशी देखती है कि नानहाओ का टेम्परेचर फिर भी नहीं उतर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और टेम्परेचर लेकर आती है और चेक करती है। नानहाओ का टेम्परेचर तो उसका 90 डिग्रीज होता है। ये देखकर जिनशी बहुत डर जाती है और आइस पैक लेकर आकर नानहाओ के माथे पर रख देती है और रात भर नानहाओ की देखभाल करते जिनशी वहीं पर सो जाती है और सुबह उस पर पैर पड़ता है तो नानहाओ डर के मारे उठ जाता है। जिनशी भी उठ जाती है और वो नानहाओ से पूछती है कि अब तुम कैसे फील कर रहे हो। नानहाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। उतने में जिनशी को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई और चक्कर खाकर नीचे गिर गई है। जिनशी कहती है कि मुझे अभी ग्रैंडमा के पास जाना होगा और वो उठकर अपना बैग पैक करने लगती है। तो नानहाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिनशी कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी नहीं है। नानहाओ कहता है कि अब सफिशिएंट है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। नानहाओ बाहर आकर देखता है तो चेरी ट्री पूरी तरह से ब्लूम हो चुकी थी। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।